अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक अप्रिसिएशंस। आखिरी मेरी 2 वीडियो एक मतलब काफ़ी अच्छी है, आप लोगों ने व्यूअरशिप उसकी रही है, तो थैंक यू वेरी मच। आपके फीडबैक का कुछ अगेंस्ट भी थे, बाकी 90% लोगों ने पसंद किया है, तो थैंक यू। इट इंस्पायर्स मी टू मेक माई वीडियो लॉग। शुरुआत करते हैं। कल कराची के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं सिराज कासम तेली, पाकिस्तान बेवरेजेस के CEO हैं, पाकोला, पेप्सी कोला, और बहुत बड़ा नाम है बिज़नेस उसमें। उन्होंने बड़े छोटी सी इनकी मैंने 1-2 मिनट की वीडियो लगाई भी है। इन्होंने बड़े दुखी अंदाज में उन्होंने बताया कि बिजनेसमैन वो हरकतें नहीं करते जो ये सारे लोग करते हैं। नाम लेके वो बेचारे कह नहीं सकते ज़ाहिर है, लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरे अपने गरीब मज़दूरों के नाम पे और अपने वर्कर्स के नाम पे अपनी प्रॉपर्टियां रखना और अपनी दौलत को छुपा कर रखना, ये करप्ट लोग करते हैं, जिसमें सबसे पहले फ़ौजी शामिल होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं और पॉलिटिशियन होते हैं। इन 3 को इन्होंने कैटेगराइज किया है। उन्होंने अपना नाम लेके कहा कि मेरे जैसा बिजनेसमैन कभी आप नहीं देखेंगे जो दूसरे मज़दूरों के नाम पे या अपने वर्कर्स के नाम पे अपनी प्रॉपर्टियां या अपना बिजनेस रखता है या अपना पैसा रखता है। तो यही बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि बिजनेसमैन है वो बेचारा मेहनत करके अपना पैसा लगा के अपना सब कुछ करके मुल्क के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, टैक्स पे करता है, लेकिन फैसल वावड़ा जैसे लोग आ जाते हैं। फैसल वावड़ा के आप अगर हिस्ट्री उठा कर देख लें तो 2003-2004 तक इसको कोई जानता नहीं था। फिर सुना है कि इनके जो स्टेप फादर थे वो पाकिस्तान आर्मी से बिलोंग करते थे, और बाद में किस तरह वो एक छोटी सी सेकंड हैंड पुरानी गाड़ी से आज इनके पास एक फ्लीट है गाड़ियों का, और खाली 465 मिलियन रुपए की प्रॉपर्टी तो इनके अपने ड्राइवर के नाम पे निकली है, जो कि उन्होंने कबूल भी लिया है बैंक के सामने, कहा जी मेरी है। इसके अलावा 9 प्रॉपर्टियां ये लंदन के पॉश एरिया में इन्होंने आखिरी 1 महीने में ख़रीदी हैं। लंदन के पॉश एरिया में प्रॉपर्टी लाखों डॉलर की, लाखों पाउंड्स की नहीं मिलती, मिलियंस ऑफ पाउंड्स की मिलती हैं। तो ये सब करप्ट टोला जो कि आर्मी की, पाकिस्तान की करप्ट आर्मी, बुनियाद पाकिस्तान के जो फसाद की जड़ है वो आर्मी है। मैं बार बार आर्मी का वो करता हूँ, तो इसमें मैं किसी दूसरे मुल्कों को खुश करने के लिए नहीं कहता, ये हकीकत है। मैं कहीं भी डिबेट करवा लें आप मुझसे, जिस फोरम पे आप चाहें मुझसे डिबेट करवा लें, मैं साबित कर दूंगा कि पाकिस्तान की बर्बादी की वजह ये पाकिस्तान आर्मी है। हालांकि आज भी 90% पाकिस्तान की आवाम को ये पट्टी पढ़ाई गई है कि नहीं जी ये आर्मी है तो मुल्क बचा हुआ है, जबकि मैं कहता हूँ कि ये आर्मी है तो मुल्क का ये बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। अगर पाकिस्तान की आर्मी 79 की वॉर में पाकिस्तान को ना ढकेलती, और तब से ये मुसलसल डॉलरों के चक्कर में सारे ब्रिगेडियर कर्नल जनरल अमीर होते गए और पाकिस्तान की आवाम का बेड़ा गर्क होता गया। सिराज कासम तेली जैसे बिजनेसमैन, कई लोग, हज़ारों बिजनेसमैन मुल्क छोड़ के अमेरिका, यूरोप और मलेशिया और दूसरी जगहों पे अपना पैसा ट्रांसफ़र करके वहाँ बिज़नेस करने लगे हैं। क्योंकि जब आपकी जान माल इज़्ज़त इस मुल्क में महफूज ना होगी, तो फिर आपकी कोशिश होगी कि चलो फिर वतन की मोहब्बत एक हद तक होती है। वतन की मोहब्बत का ढकोसला खाली इस आर्मी ने हम लोगों को दिया हुआ है। ये आर्मी की मोहब्बत कहाँ जाती है? जनरल राहिल शरीफ किराए का सिपाही बना हुआ है सऊदी अरब, जबकि आज से 3 साल पहले वो पाकिस्तान की पैट्रियोटिज़म और हुब्बुल वतनी के वो पाकिस्तान में सर्टिफिकेट बांट रहा था। क्या ये गद्दारी नहीं है कि जिस मुल्क ने आपको बनाया आप उसको छोड़ के वहाँ जाके बैठ गए? 1 अरब 26 करोड़ रुपए की ज़मीन इनको दी गई थी जब ये रिटायर हुए थे। तो इनको ऐसी लालच का कौन सा ऐसा कुआं था जो इस हरामजादे ने जाकर सऊदी अरब में अपनी सर्विसेज बेच रहा है? और सऊदी जो रजीम है, कातिल रजीम, जिसने यमन और चारों तरफ जो कुश्तों को पुश्ते लगाए हुए हैं, उनके लिए ये सर्विसेज अपनी दी हुई हैं। साले भेड़िए हैं ये पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन भाग के जा रहा है। अब इन्होंने एक नई वो चलाई हुई है कि डॉलर चलाओ और डॉलर का वो करो। तो मैं आपको एक छोटा सा वाक़या याद दिलाता हूँ कि इसी मई के महीने में, आज से 1998, 21 साल पहले, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था, उस वक्त भी बीजेपी की हुकूमत थी शायद इंडिया में, और बीजेपी की हुकूमत जब भी आई है उसने पाकिस्तान का चूना किया है। धमाका किया था इंडिया ने। हालांकि इंडिया 1974 में ऑलरेडी कर चुका था एटमी धमाका,
लेकिन वो पाकिस्तान की बिल्ली थैले से बाहर लाने के लिए उसने धमाका किया। और फिर 28 मई 1998 जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया तो धड़ाम से पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे आ गई, डॉलर शूट कर गया। तो उस वक्त डॉलर के अकाउंट पर पाबंदी लगा दी गई और जिन जिन के पास डॉलर के फॉरेन करेंसी अकाउंट थे वो सबको उन्होंने सीज कर लिया वगैरह वगैरह। तो मैं उस वक्त जिनीवा में यूनाइटेड नेशंस के एक प्रोग्राम में अटेंड कर रहा था, तो वहाँ पे एक रिपोर्टर थे यूएन के जो कि पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर थे, आगा शाही, जो ज़ियाउल हक के ज़माने में फॉरेन मिनिस्टर रहे थे। तो वो आए हुए थे, तो वो मैं खड़ा किसी डिप्लोमेट से बातें कर रहा था, तो आए मेरे पास, मियाँ देख रहे हो तुम, क्योंकि मैं एमक्यूएम की तरफ से था तो मुझे जानते थे कि ये एमक्यूएम का नुमाइंदा है। मियाँ देख रहे हो तुम पाकिस्तान में क्या हो रहा है, डॉलर पर पाबंदी लगा दी। मैंने कहा तो आगा साहब आप क्या करेंगे, ये तो ज़रूरी था इसलिए हुकूमत ने किया मेरा ख्याल है। तो बोलते हैं अरे हरामजादे हैं ये, यही अल्फाज थे उनके मरहूम के, अब तो मर गए वो, यही कि उन्होंने कहा था कि ये हरामजादे हैं। कहते हैं मेरे फॉरेन करेंसी अकाउंट में थोड़े से पैसे पड़े हुए थे, तो मुझे फ़ोन आया कि आज आगा साहब हम अपने पाकिस्तान में फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट पे पाबंदी लगा रहे हैं, तो आप अपने अकाउंट में से पैसे निकाल लें। तो उस वक्त भी सारे जो फौजी थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने अपने अकाउंट में से सारे पैसे निकाल लिए थे। वो बेचारा आम आदमी जिसका किसी का 1000 पड़ा था, किसी का $500 पड़ा था, वो सब बेचारे, क्योंकि पाकिस्तान में कुर्बानी हमेशा आम आदमी से ली जाती है जो गरीब से गरीब तर है। अब ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक नई कैंपेन चलाई हुई है कि जी अपने डॉलर बेचो और अपने वो करो। गरीब आदमी बेचारा अपने डॉलर जला रहा है, वो वही मुहिब वतन और जो पाकिस्तान में पेट्रियटिज़म का जो चूरन बेचा जा रहा है उस पर उन्होंने, आम आदमी बेच रहा है अपना वो डॉलर। और ये जो अमीर हैं उन्होंने अपने डॉलर जमा करके रखे हुए हैं, ख़ास तौर पे जनरल्स हैं, इनका फॉरेन करेंसी अकाउंट देख लें, इनके स्विस अकाउंट्स देख लें, ये पेट्रियटिज़म का चूरन बेचते हैं। आज एक वीडियो वायरल चल रही है कि चमन बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो भी आ रहा है उसको पाकिस्तान का वहाँ पे झंडा लगा है, उसको कह रहे हैं वहाँ पे चूमो उस झंडे को, इसके बाद हम आपको घुसने देंगे। जहाँ पे एक फिलोसोफर ने कहा था कि जिस मुल्क में अगर आपको पैट्रियटिज़म बाय फोर्स करवाना पड़े, डंडे के ज़ोर पे कराना पड़े, समझ लो वो मुल्क तबाह हो चुका है और कोलैप्स के करीब है। तो यही सूरत हाल अब पाकिस्तान में आ गई है। हालांकि ये जो अपनी डोंकी किंग की गवर्नमेंट लेके आए हैं, जिसमें ये जो इन्होंने मिनिस्टर्स हैं, मैं एक एक का क्या नाम लूँ, जो दावे कर रहे थे कि जी सबको आजमा लिया, नवाज शरीफ और जरदारी तो चोर हैं, करप्ट हैं, उनकी करप्ट टीम थी, ये वो। हालांकि इमरान खान के 90% लोग जो हैं वो जरदारी और नवाज शरीफ की पार्टियों में से लाए गए हैं। शुगर, मैं बार बार शुगर का जिक्र करता हूँ, शुगर का किंग जहांगीर तरीन है, चौधरी परवेज़ इलाही, जिसको इमरान खान खुद डाकू कहता था। ये करप्ट तरीन लोग, चौधरी शुजात हुसैन, स्वाति को ले लें, जहांगीर तरीन का तो आपको पता है कि अदालत ने उसको बैन किया हुआ है कि वो किसी भी सरकारी पोजीशन को या होल्ड नहीं कर सकता, कोई मीटिंग नहीं अटेंड कर सकता। ये हर मीटिंग इमरान खान की चेयर कर रहा होता है। इमरान खान से ज़्यादा पावर इसकी है क्योंकि आर्मी का ब्लू आइड बॉय है ये जहांगीर तरीन। अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको बैन किया हुआ है, इसके बावजूद मतलब आप देखें कि वो हर मीटिंग में होता है, कोई परवाही नहीं है, क्योंकि आर्मी का ठप्पा इसके पीछे लग गया है ना, तो बस वो पाक धुला हुआ पाक साहब हाजी साहब है ये। स्वाति को ले लें, होती को ले लें, ये सब साबित शुदा करप्ट हैं। जब इसके ऊपर स्वाति के ऊपर करप्शन साबित हुई तो इसको रिज़ाइन करवाया इमरान खान ने, शुरू में जब ये हुकूमत में आया 9 महीने पहले, और फिर 6 महीने गुजर गए, वापस इसको कैबिनेट में ले लिया। कि अवाम तो पागल है, मैं और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, अवाम तो मामू बना लो भाई, अवाम का क्या है। फैसल वावड़ा करप्ट तरीन आदमी, परवेज़ खटक 5 साल चीफ मिनिस्टर अब KPK का और अब डिफेंस मिनिस्टर है, मेट्रो बना रहा है पिशावर में 5 साल से, और अब इसकी जगह पे जो CM आया है वो उसी को कंटिन्यू कर रहा है। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान 3 जगहों पे मेट्रो बनाई ना, जितने बजट में, तीनों में, इतने बड़े बड़े मेगा सिटीज़ में,
उसको क्रॉस कर गया है पेशावर का मेट्रो, और अभी तक कोई दूर दूर तक चांस नहीं बनने का। 5 साल हो गए, शहबाज शरीफ ने 9-9, 10-10 महीने में ये मेट्रो बनाई, आज कई साल से वो चल रही है मेट्रो। ये भाई साहब की मेट्रो ही ख़त्म नहीं हो रही। आज ये पुल बना रहे हैं, फिर ये इधर से बस नहीं मुड़ सकती, इसलिए ये तोड़ के अब दूसरा पुल बना रहे हैं। वो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आर्मी के दलाल हैं ये साले। अलीम खान लैंड ग्रैबर पंजाब का, उसको साबित हो चुकी है उसके करप्शन, उसको नेब ने छोड़ दिया। एवं दूसरों को उठा उठा के बिजनेसमैनों को बुला के तंग कर रही है नेब, इसको उठा रही है, उसको उठा रही है। उठाओ यार, लेकिन फिर मतलब जो अक्रॉस द बोर्ड करो ना भाई। तुम लोगों के जो हुकूमत में बैठे हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन आम आदमी को वो तंग किया जा रहा है। ये वो हुकूमत है इमरान खान की जो टोटल फेल्ड हुकूमत है। 9 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर इनको फेल्ड हुकूमत करार दे दिया है पूरी दुनिया ने। कल जियो के नुमाइंदे हैं यहाँ पे लंदन में, मुर्तज़ा अली शाह, लेबर पार्टी के चीफ मिस्टर कोब्राइन, उनसे इंटरव्यू ले रहे थे। मिस्टर कोब्राइन के अल्फाज थे ये कि इमरान खान शुड बी अशेम्ड दैट ही हैज़ डेल्ट विद IMF on such and such conditions। मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुल्क को बेच दिया, सरेंडर कर दिया, बिल्कुल जैसे मुग़ल बादशाहों ने जब इंडिया में बर्बाद हो रही थी, उनकी मुग़ल एम्पायर जैसे ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो रही थी, क्योंकि उनकी फ़ौज के शाही अखराजात वो पूरे नहीं कर पा रहे थे, तो अपने फ़ौजियों की तनख्वाह देने के लिए इन्होंने बरतानिया से कर्जा लिया था, दोनों ने, ऑटोमन एम्पायर, मुग़ल एम्पायर। और कर्जे इतने ले लिए कि आखिर में सरेंडर करते 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 बहादुर शाह जफ़र सरेंडर कर गए 1857 में, और वो उन्होंने जेरूसलम दे दिया। अपने अब्दुल मजीद थे शायद खलीफा, और बाद में 1917 में, 1922 में ऑटोमन एम्पायर ख़त्म करनी पड़ी। तो ये पाकिस्तान में अब हो रहा है, टोटल सरेंडर विदाउट एनी नेगोशिएशंस। मतलब नेगोशिएशंस तो 2 टीमों के दरमियान होती है ना। IMF का जो लेटेस्ट वो हुआ है, उसमें जो पाकिस्तान की तरफ से 3 लोग नेगोशिएट कर रहे थे वो IMF के एम्प्लॉय थे। दिस इज द ब्लडी कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। और इस पाकिस्तान की जो हुकूमत है, चोरों की, डाकुओं की, इनकॉम्पिटेंट, करप्ट इमरान खान की टीम, उसका यह हाल है कि आर्मी की फुल सपोर्ट है, जुडिशरी की फुल सपोर्ट है, मीडिया की फुल सपोर्ट है, मौलवियों की फुल सपोर्ट है। मौलवी फतवे दे रहे हैं। ऐसे ऐसे मौलवी मैं नाम लेता हूं ना तो लोगों को मिर्चें लग जाती हैं कि आरिफ भाई आप देखें जी, मजहब की बात ना क्या करें, आपको अथॉरिटी नहीं है। क्यों भाई? जो एक बीइंग कॉमन मुस्लिम मुझे जो नजर आ रहा है कि एक मौलवी की क्रेडिबिलिटी क्या है जब वो ये कहता है कि जी डॉलर आप खरीदेंगे ये हराम है इस वक्त। वही मौलवी का मुझे एक फतवा दिखा दें कि इसने रमज़ान में महंगा फ्रूट बेचने पे फतवा निकाला हो, या पेट्रोल की कीमत बार बार, गैस की कीमत 250% बढ़ी है इन आखिरी 1 साल में। ये इमरान खान के पीरियड में, इमरान खान के पीरियड में 100 रुपये का चीज़ 250 में चली गई है यार। गैस, पेट्रोल, डॉलर यार रोज का 2 रुपये बढ़ रहा है यार, रोज का। कौन सा ऐसा मुल्क है? ये लाइबेरिया और जो जहाँ पे वो रेडियो पर रख कर नोटों की थप्पियाँ रेडियो पर रख के डबल रोटी लेने जाते थे, वो हाल होता जा रहा है पाकिस्तान का। क्या होगा इस मुल्क का? किसी को रहम नहीं है, और आवाम तो बिल्कुल मरी हुई है। कोई मुजाहरा करने को तैयार नहीं, कोई प्रोटेस्ट करने को तैयार नहीं, कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। और जो मुझ जैसा बाहर बैठ के आवाज़ उठाता है उसके लिए फ़ौरन आ जाते हैं कि बाहर बैठ के क्या आवाज़ उठा रहे हो, ओए इधर आना गद्दार, ओए इंडियन एजेंट, सच बोलो तो इंडियन एजेंट। मुल्क में आके तो हम बोल नहीं सकते सच, उनको खुद पता है। जब वो दावत देता है ना कि इधर आके बोलो, इसका मतलब ये होता है कि इधर आ तो तेरे को उल्टा लटका के छितरोल करेंगे, यानी उधर सच बोलने की इजाज़त नहीं है। और जो इक्का दुक्का पावरफुल लोग अगर वहाँ पे कोई सच बोल देता है तो उसको कहते हैं कि इतना ही बुरा लगता है मुल्क, तो जाओ ना यार, मुल्क छोड़ के चले जाओ। ये है हमारी आवाम जिनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। मरी हुई है लेकिन नहीं, पाक फौज जिंदाबाद। अबे पाक फौज मुर्दाबाद। इस पाक फौज की वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। अली जैदी शिपिंग एंड पोर्ट का मिनिस्टर है,
ड्रिलिंग के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, अरबों रुपया, जिसका जैसे जहां हाथ लग रहा है, दाव लग रहा है, माल बना रहा है। आरिफ अलवी सदर है ना, उसके पास कोई पावर नहीं है, अब क्या करेगा? मुशायरे करवा रहा है जी, 50 लाख 25 लाख तो मिलेंगे, साले के औकात ही इतनी है, जिसका जहां माल बनाने का हाथ लग रहा है, माल बनाए जा रहे हैं। बहरहाल कितना मैं इस पे लंबा बोलूं, आगे आता हूं मैं। इंडियन इलेक्शन में पाकिस्तान में दो किस्म के लोग हैं जो इंडियन इलेक्शन के ऊपर नज़र होती है। जैसे एक तो होते हैं वो जो पाकिस्तान की फौज, जो इंडियन दुश्मनी का चूरन बेच के अपनी हेजेमनी को कायम किए हुए, जो बजट में से सारा पैसा ले जाती है, कहाँ जी इतना बड़ा दुश्मन इंडिया बैठा हुआ है। एक तो वो हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि कांग्रेस आ जाए, द बेस्ट, क्योंकि कांग्रेस है वो फारिग पार्टी है, वो पाकिस्तान की आईएसआई को खुला डुल्ला मौका दे देती है, वो इंडिया में खूब खेलता है। जब कांग्रेस की हुकूमत होती है मज़े आ जाते हैं आईएसआई को, वो इंडिया के एक ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरे इंडिया में खेल रहे होते हैं, कुछ करती ही नहीं है वो। मोदी जी आते हैं तो डंडा देते हैं, FATF में नाम आ जाता है तो हाफिज सईद को और ये कौन है हरामजादा, अजहर, मसूद अजहर, इनको टेररिस्ट करार दे दिया, तो पाकिस्तान पे ये कंट्रोल, तो ये बिजनेस ख़त्म कर दिया, तो ये कर दिया। मोदी जी आते हैं तो वो डंडा टाइट, वाजपेयी आते हैं तो डंडा टाइट, मनमोहन सिंह मट्टी के माधु प्राइम मिनिस्टर जी 10 साल, ISI को खुला डुल्ला मौका मिला पाँव जमाने का। कश्मीर में भी इंसर्जेंसी चलती रही, उधर खालिस्तान पे, त्रिपुरा से लेकर हर तरफ। तो पाकिस्तान की फौज तो चाहती है कि जी कांग्रेस आए, जबकि पाकिस्तान की जो ओप्रेस्ड नेशंस हैं, पख्तून, बलोच, सिंधी, मुहाजिर, कश्मीरी, गिलगिती, बल्तिस्तानी, जो जानते हैं कि ये पाकिस्तान की फ़ौज हमारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, हमारे रिसोर्सेज को खा के ले जाती है, और जो इस पे आवाज़ उठाता है उस बंदे गायब। पाकिस्तान तो मिसिंग स्थान है ना, यहाँ बंदे तो रोज़ के हिसाब से गायब हो रहे हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि मोदी जी आएँ ताकि थोड़ा डंडा हो, तो ये आर्मी को ज़रा फिर इंटरनेशनल प्रेशर आता है। जैसे अब ये FATF का प्रेशर और ये प्रेशर वो प्रेशर, नॉर्मली हिस्ट्री ये रही है कि इस किस्म की आर्मी मुल्क तोड़ देती है, अपनी हेजेमनी को नहीं तोड़ते। लेकिन अब जो भी है, कम से कम एक प्रेशर आता है। थोड़ी बात मैं करना चाहूँगा चाइना के ऊपर। पाकिस्तान को चाइना ने बिल्कुल फंडिंग रोक दी है, CPEC पे भी जितना दे दिया था वो भी अब वो रोक दिया उन्होंने। और जो अंदर खाने बात चल रही है वो ये है कि चाइना ने साफ कह दिया कि भाई अब कोई पैसा वैसा नहीं है, साला तुम लोग तो करप्ट लोग हो, कुछ बनाने का ड्रामा है नहीं। ग्वादर पूरा हाउसिंग सोसाइटीज़ और ये और वो करके बेच दिया, माल बनाने पे लगे हुए है। तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी, तुम्हारी फ़ौज, सबसे ऊपर तो फ़ौज, लायंस शेयर है ना, वो फ़ौज ले जाती है हर चीज़ में, करप्शन में। फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस। बाकी मीडिया हाउस का मैं क्या बोलूँ। ARY की रिपोर्टिंग। ARY कौन है? एक स्मगलर, हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब, ARY, ये एक स्मगलर थे। गोल्ड स्मगलिंग में इनका केस चलता रहा, फिर इन्होंने फ़ौज को पैसा खिला के इन्होंने अपना केस वेस ख़त्म कराया, अब तो मरमरा गए। उनके साहबजादे हैं ये सलमान इकबाल, जो ARY डिजिटल चला रहे हैं, टोटल आर्मी डिक्टेशन पे, आर्मी की मर्जी के बगैर वो मुतरने नहीं जाता सलमान इकबाल। वो सलमान इकबाल की रिपोर्टिंग आप देख लें तो आपको शर्म से सर झुक जाएंगे। फरिश्ता नाम की एक 10 साल लड़की इस्लामाबाद से लास्ट वीक गायब होती है, और फिर जब उसका बाप FIR कटवाने जाता है तो पुलिस कहती है कि भाग गई होगी किसी के साथ, 10 साल की बच्ची किसी के साथ भाग गई होगी, FIR काटने से इनकार कर दिया। उसकी लाश मिली पूरी, मतलब तेज़ाब से जली हुई, और उसके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई, वो फिर पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। मतलब ये है हमारी पुलिस जो कि प्रेशर में वो काम कर रही है। अब कल ARY रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो लड़की तो अफ़गानी थी और रेपिस्ट तो अफ़गानी था। इंसानियत के उसमें नहीं तोला जाता पाकिस्तान में, अफ़गानी है पाकिस्तानी है। तो सलमान इकबाल दुबई में रहता है, तो वहाँ सलमान इकबाल की, मैं उसकी बेटी का नाम नहीं लूँगा कि मेरी भी अपनी बेटी है, किसी की बेटी का कसूर नहीं। अगर कोई अरबी सलमान इकबाल को उठा कर ले जाए और उसकी इज्जत लूटे, तो वहाँ की पुलिस ये कहेगी, या वहाँ का दुबई का TV ये कहेगा कि नहीं जी वो तो पाकिस्तानी है। शर्म करो ARY वालों, इस तरह की रिपोर्टिंग करते हो।
लड़की है भाई, इंसान की बच्ची है, जहां की भी है। और अगर रेपिस्ट अफगानी है या फलान है तो क्यों बचा रही है तुम्हारी पुलिस उसको भाई? धरने क्यों देने पड़ रहे हैं पाकिस्तान में एक लड़की बच्ची के अगवा होने की, और इसके बाद उसकी लाश मिलने पे धरने क्यों देने पड़ रहे हैं? कि एफआईआर काटो यार। किस किस्म का बनाना रिपब्लिक हो गया यार ये, कि एफआईआर काटने के लिए धरने दे रहे हैं बेचारे, 3-3 दिन से उधर बैठे हुए हैं। वो गुलाल इस्माइल की आप 2-3 मिनट की वीडियो है, देख लें, वायरल है। वो बेचारी को आप जब सुनोगे तो आंसुओं से रो पड़ोगे कि यार ये किस मुल्क में हम फंस गए यार। खुदा का खौफ करो यार। कोई रमज़ान का महीना है, अगर वाकई तुम लोग मुसलमान समझते हो अपने आप को तो खुदा का खौफ करो। कुछ तो इंसानियत रहने दो इस मुल्क में। बहरहाल टू लॉन्ग हो गया है, मैं कोशिश तो करता हूँ छोटी, लेकिन चीज़ें इतनी हैं। आखिर में मैं 2 अल्फाज क्रिकेट के ऊपर भी बोलना चाहूँगा। क्रिकेट इस खित्ता ज़मीन में जहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इन ममालिक में क्रिकेट एक इबादत का दर्जा रखती है। लोगों के पास, फ्रस्ट्रेशन के मारे हुए लोगों के पास यही एक ज़रिया रह जाता है क्रिकेट। सबकी नज़रें होती हैं वर्ल्ड कप के ऊपर, ख्वाहिश होती है कि वर्ल्ड कप जीतेंगे। और अब तो रमज़ान के महीने में हो रहा है तो अल पाकिस्तानी जी हम दुआएं करेंगे, तो वो पिछली बार भी चैम्पियंस ट्रॉफी दुआओं से ही जीते थे, वरना कोई उम्मीद तो नहीं थी। इस वक्त पोजीशन ये है कि 10 कंट्रीज़ इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं। उन 10 में से पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि आखिरी 11 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक मैच बारिश की वजह से ड्रॉ कर सका है। 10 हारे हैं, 11 में से 10 हारे हैं, और एक में बारिश हो गई थी तो वो मैच ही नहीं हो सका। खाली इंग्लैंड की 10-12 ओवर हुए थे और इसमें फिर वो मैच रुक गया था। ये है पाकिस्तान का रिकॉर्ड, बाकी किसी टीम का ये रिकॉर्ड नहीं है। इसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है, एक से एक टैलेंटेड पड़ा हुआ है, लेकिन मसला ये है कि चांसेस, पर्चियाँ चलती हैं। इंज़मामुल हक जैसा आदमी जिसको होना चाहिए मस्जिद में, वो बैठा। तबलीग में करना इसका काम है ना भाई, तबलीग करो यार। बहुत माल बना लिया तुम लोगों ने, बहुत लूट लिया इस मुल्क को। अब या तो फिर काम करो, तो फिर पर्चियों पे ना चलो। पर्ची भाई साहब, पर्ची, इसका अपना भांजा पर्ची पे आया है। हमारा परफॉर्म बेहतरीन कर रहा है, दुनिया का नंबर 1 हो गया होगा इस वक्त, का रिकॉर्ड बना दिया। सब आया तो पर्ची पे था ना भाई। यानी इसका मतलब जिसकी पर्ची है वो आ जाए, चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो निकाल दिया। यार ये किस किस्म का मुल्क है? चले इसके भांजे को हम एक्सेप्शन देते हैं। मुझे ये बताएं कि आमिर, जब इसको करप्शन पे 5 साल की पाबंदी लगी, इसके बाद ये वापस आया है, 3-4 साल हो गए हैं। इन 3-4 सालों में आमिर आपकी टेस्ट टीम का भी परमानेंट मेंबर है, आपकी वनडे क्रिकेट टीम का भी परमानेंट मेंबर है, आपकी 2020 का भी परमानेंट मेंबर है। उसकी परफॉर्मेंस मुझे बता दें। चैंपियंस ट्रॉफी 2017, 2 साल पहले इसने फाइनल में इंडिया के 3 प्लेयर आउट किए थे, रोहित, धवन और कोहली। आसमान पे पहुंचा दिया उसको। क्या आमिर जैसा तो हिस्ट्री में कोई बॉलर नहीं आया। उस एक परफॉर्मेंस के अलावा आमिर की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ना किसी टेस्ट मैच में 5 विकेटें ली हैं, ना किसी वनडे मैच में 3 विकेटें ली हैं। इसकी आप परफॉर्मेंस देख लें, 35-40 की एवरेज से विकेटें ले रहा है। आज का दौर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट का दौर है, वहां पे बुमराह 18 की एवरेज से विकेटें ले रहा है। स्टार्क ऑस्ट्रेलिया का 20 की एवरेज से विकेटें ले रहा है। आप आमिर को बना के लाए हो, डेनिस लिली 35-40 की एवरेज से ला रहा है, बीच में बिठा दिया ताकि लोगों का प्रेशर खत्म हो, अचानक उठा के लेके आ गए। पिछले 1 महीने में क्रिकेट ही नहीं खेली, वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आमिर को लाए। वहाब रियाज, लास्ट वर्ल्ड कप 4 साल पहले एक मैच में इसने शेन वॉटसन को एक अच्छा ओवर करा लिया था। उन्होंने कहा मैल्कम मार्शल भी होता तो आज उसकी रूह कांप जाती, ऐसी बॉलिंग कराई। वो विकेट उसने शेन वॉटसन की फिर नहीं ली थी उस मैच में, 1 विकेट ली थी उस मैच में। वहाब रियाज का रिकॉर्ड उठा कर देख लें, 35-40-50 की एवरेज से ये विकेटें ले रहा है, उसको उठा कर वापस ले आए, जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। जबकि अभी 2 महीने पहले PSL हुआ है, उसमें एक से एक फास्ट बॉलर उठ के आया था, एक से एक परफॉर्मेंस थी, उन सबको ठक करके बाहर निकाल के बिठा दिया। अरे आजमाए हुओं को बार बार क्यों ले रहे हो भाई? अगर एक नए प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया इंग्लैंड के खिलाफ, यार आगे मौका तो दो ना यार। उसमें कौन से पर लगे हुए हैं सुरखाब के पर
वहाब रियाज में और आमिर में जो आप उनको बार बार ला रहे हो। आपकी बैटिंग लाइनअप में देखें 2 नाम आपको मिलेंगे, जब भी कुछ होगा ना बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप ये वो, ठक दोनों आ जाएंगे, फिर फेल होंगे, उसके बाद छोटी मोटे उसमें निकाल देंगे, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ लेके आएंगे ताकि परफॉर्म करके आगे आ जाएं। अब्दुल हफीज़, शोएब मलिक, वर्ल्ड कप की 10 टीमों में से नंबर 4 पे बैटिंग करने वालों में अब्दुल हफीज़ की सबसे कम एवरेज है, 33 की मेरा ख्याल है, 33 की एवरेज है। 200 से ऊपर मैच खेले हैं, 250 मेरा ख्याल है। किस बुनियाद पे भाई 33 की एवरेज वाले बैट्समैन अगर आप लेके आओगे तो फिर तो वो कर चुका काम, फिर तो आप जीत चुके हो वर्ल्ड कप। शोएब मलिक ने इंग्लैंड में मेरा ख्याल है 25-30 मैच खेले, एक भी 50 नहीं है इसकी। व्हाट इज द क्राइटेरिया यार, कोई मुझे बता दे क्या आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है कि खाली दुआओं पे और पर्ची पे आप जीतोगे? बेचारे सरफराज का क्या कसूर है फिर? टोपियां सारी सरफराज पे। आप जाके सोशल मीडिया पे देखें तो जितना पंजाबी है वो सरफराज की माँ बहन एक कर रहा है कि सरफराज ये है, सरफराज वो। अबे वो क्या करे, उसको जो टीम ला के दी जाती है तो फिर वेल विशेस मेरी अपने मुल्क के साथ ही हैं कि मेरी फ्रस्ट्रेटेड आवाम दुआएं कर रही है, मर रही है कि कोई जीत के वर्ल्ड कप ला के दिखाए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कोई उम्मीद अफजा नहीं है। वरना चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद मैंने फेसबुक चेक कर लिया, मैंने भी जश्न मनाया था। मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क की टीम जीतेगी तो ऑफकोर्स मुझे खुशी होगी, लेकिन उम्मीद अफजा नहीं है। तो बाकी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, वुड अप्रिशिएट योर फीडबैक। मेरे जो यूट्यूब के चैनल पे 500 से ऊपर कमेंट्स हैं, मैं अब उनको इंडिविजुअली सबको जवाब नहीं दम लंबा चौड़ा दे पाता, लेकिन थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन एंड आई अप्रिशिएट योर फीडबैक। मैं पढ़ता ज़रूर हूँ सारे कमेंट्स। थैंक यू।